चलिए देखिए, आज की क्लास है आपका धातु और अधातु में अंतर। आपके लेसन का नाम है लेसन 3। लेसन 3 का क्या नाम है? धातु और अधातु। तो उस धातु और अधातु में से आज जो टॉपिक है आपका धातु और अधातु में अंतर, ये आप हेडिंग डालेंगे धातु और धातु में अंतर। आप ऐसे एक तरफ लिखिए धातु और एक तरफ लिखिए अधातु। सभी लोग अपने अपने कॉपी में लिखिए। याद है ना सबको? यस सर। चलिए बताइए, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सामान्य ताप का ठोस होती है। ये पहला पॉइंट है। यस सर। अच्छा, सीधी रेखा धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं ठोस होती हैं। यस सर। अच्छा ठीक है, कैसे ठोस होती हैं थोड़ा समझिए। आपने कभी लोहा देखा है? यस सर। लोहा कैसा होता है? ठोस। तो लोहा आपका क्या है? धातु। धातु है कैसा है? ठोस। सोना देखा है? यस सर। सोना भी धातु है, वो भी कैसा होता है? ठोस। अधातुएं कैसी होती हैं? तीनों। हाँ, अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। तीनों अवस्था में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट बताइए। धातु चमकदार होती है। धातु कैसी होती है? चमकदार। धातु चमकदार होती है। धातु चमकदार होती है। जो नहीं लिखा वो फटाफट मेरे साथ लिख लीजिए। जिसका भी छूटा हुआ है ये टॉपिक जब हम पढ़ा रहे थे छूटा होगा, आज लिख लीजिए फटाफट। धातु कैसी होती है? चमकदार। और अधातु चमकदार नहीं होती है। चमकदार नहीं होती है। अधातु चमकदार नहीं होती है। अधातु चमकदार नहीं होती है। देखिए, धातुएं कैसी होती हैं? ठोस। और धातु कैसी होती है? चमकदार। धातुएं ठोस होती है तो अधातुएं कैसी होती है? तीनों अवस्था में पाई जाती है। और धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। और बताइए आगे, धातु में तन्य होती है। हाँ, धातु में तन्यता होती है। धातु में तन्यता होती है। तन्यता मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। तनता है। तनता मतलब है कि जैसे आप देखे होंगे कभी सोना को एकदम रबड़ नहीं, सोना आप देखे होंगे कभी कभी जब उसको ताप पे रखते हैं, मतलब जब गलाते हैं ना जब सोना को, तो उसको चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं नहीं, वो क्या हो जाता है? धातु तन्य होती है, यानी धातु में तन्यता होती है। और अधातु कैसी होती है? हाँ, अधातु भंगुर होती है। आप एक बार कोयला ले लीजिए, देखिए उसको, वो तनेगा? धातु भंगुर होती है। भंगुर मतलब जल के राख हो जाती है, भंगुर होती है। अधातु कैसी होती है? भंगुर होती है। और बताइए। धातु उष्मा के सुचालक। हाँ, धातु उष्मा का सुचालक होता है। धातु उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक, इसका मतलब क्या है कि जब आपने देखा होगा कि तांबा देखे हैं, तांबा आपका एक धातु है, उसमें से होकर के धारा जाती है, ये विद्युत का भी सुचालक होता है। पांचवा पॉइंट, धातु विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। इसमें भी लिखना है होता है, सुचालक होता है। देखिए, धातु उष्मा का सुचालक होता है। कैसे? आप कभी देखे होंगे जब आप घर में जो चिमटा होता है, देखिए, या फिर जैसे कलछुल होता है लोहे का ना, तो उसको जब आप सब्जी वब्जी कुछ चलाते हैं थोड़ी देर तक उसमें रखे रहिए, तो देखिए कलछुल का आगे वाला भाग सब्जी में होता है लेकिन पीछे का भाग भी गर्म हो जाता है। ये हुआ धातु उष्मा का सुचालक। जैसे आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे देखते हैं जैसे किसी चूल्हा में या फिर भट्टी में आग जल रही है, उसमें आप इतना बड़ा लोहे का सरिया लीजिए, उसको आगे रख दीजिए, सरिया को, आगे लाल हो जाएगा लेकिन पीछे भी आप पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि पीछे भी गर्म हो जाएगा। तो उष्मा तो दिया गया, जैसे यहाँ भाग को उष्मा दिया गया, यहाँ क्यों गर्म हुआ? क्योंकि ये धातु का सुचालक है, उष्मा का सुचालक है। यहाँ पर उष्मा पाया
यहाँ तक पूरा गर्म हो गया। सुचालक मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा उष्मा आ गई। ठीक है, ये उष्मा का हो गया सुचालक। धातु विद्युत का भी सुचालक है। अब नहीं, विद्युत का सुचालक है। अच्छा, धातु विद्युत का सुचालक है। कैसे? आप देखे होंगे, सब लोग कहते हैं कि जब भी लाइट कभी भी लकड़ी से छू लीजिए लेकिन लोहा से नहीं छूजिए। अगर लोहा से छू लेंगे तो क्या होगा, करंट मार देगा। जैसे ये मान लीजिए लोहा का छड़ है, ऐसे ये अपना मान लीजिए यहाँ करंट है, अगर यहाँ ऐसे छुआएंगे लोहा से तो यहाँ से करंट प्रवेश करके पूरा यहाँ के अपने शरीर में लग जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, धातु विद्युत का सुचालक होता है। अब ये दोनों उल्टा होते हैं, जस्ट ये सुचालक है, ये कैसे क्या हो जाएगा, सुचालक। अधातु उष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है। और इधर अधातु विद्युत का कुचालक होता है। अभी 5 पॉइंट हो गया। सर एक और है, बोल दीजिए। धातु को गलाया जाता है। छठवां में बहुत सारा टॉपिक है, इसमें भी क्वेश्चन गलना को लिखना चाहेंगे तो बहुत सारा टॉपिक है। बस बोला 5-6 तो याद करिए, इजी। धातु को गलाया जा सकता है, धातु को गर्म करके गलाया जा सकता है, गर्म करके गलाया जा सकता है, जा सकता है। और अधातु को गर्म करके नहीं गलाया जा सकता, अधातु को गर्म करके नहीं गलाया जा सकता है। देखिए आप फटाक से देख लीजिए, धातु और धातु खत्म। अब नहीं लिखाएंगे कुछ, बस बहुत हो गया इतना। एग्जाम का समय है, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। कम पढ़िए, एकदम जबरदस्त पढ़िए। धातुएं ठोस होती हैं और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। जब धातुएं चमकदार है तो धातुएं कैसी हैं, चमकदार नहीं होती हैं। और धातु कैसा होता है, धातु में तन्यता होती है, अधातु भंगुर होता है। धातु उष्मा का सुचालक है, अधातु उष्मा का कुचालक है। धातु विद्युत का भी सुचालक है और अधातु विद्युत का कुचालक है। धातु को गर्म करके गलाया जा सकता है लेकिन अधातु को गर्म करके नहीं गलाया जा सकता। सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक आपका होगा खनिज और अयस्क में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका खनिज और अयस्क में अंतर। अभी धातु और धातु में खत्म हो गया, अब खनिज और अयस्क में अंतर। खनिज क्या होता है समझिए, जैसे अपने यहाँ सोना निकाला जाता है जमीन के नीचे से, जमीन कैसे खुदाई की जाती है, पृथ्वी के नीचे एकदम जाते हैं, वहां से सोना निकालते हैं। क्या सोना एकदम चमकता हुआ निकलता होगा? ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मिट्टी लगी होगी, कंकड़ लगा होगा, कीचड़ लगा होगा, ऐसा निकलता होगा। तो क्या है, खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के नीचे धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं, जिस अवस्था में पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे खनिज कहते हैं। देखिए अभी बताया ना, जैसे सोना नीचे से निकाला जाता है, उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब कुछ लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? खनिज। जिस अवस्था में निकला है, जिस अवस्था में मिला है, उसे क्या कहेंगे? खनिज। और अयस्क किसे कहते हैं? बताइए कोई, किसे याद है? धातु से खनिज को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क कहते हैं। जैसे धातु को खनिज से अलग करने की प्रक्रिया अयस्क कहलाती है। अब इस बात को समझिए ध्यान से, धातु को खनिज से अयस्क करना, अलग करना। ये खनिज मिला, मान लीजिए आपको दिखाते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे देखिए
ये था पूरा खनिज, ये पूरा खनिज है मान लीजिए, ऐसे मिला। अब ये अंदर धातु है, हमको तनिज दिखा के अंदर धातु है, ऐसा खनिज है। हम लोगों ने ऐसा निकाला, जमीन के नीचे से ऐसा निकला, ये हुआ खनिज। हमको दिख रहा है कि इसके अंदर धातु है। अब जब इसके ऊपर ऐसे ऐसे सब मिट्टी कंकड़ पत्थर सब हटा दिए ऐसे, ये क्या हो गया? अयस्क। क्या हो गया? अयस्क। हो गया ना सर। ये तो धातु है ना, तो देखिए धातु से इसको अलग कर दिए तो ये क्या मिला? अयस्क। अब क्या होगा? दूसरा का पॉइंट क्या होगा? सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं। कैसे? दूसरा का पॉइंट इधर क्या हो जाएगा? सभी अयस्क खनिज नहीं होते, सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। सही है? मिला लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना कुछ? देखिए क्या होता है, सभी खनिज अयस्क होते हैं। कैसे? जितने भी खनिज हैं वो सभी कैसे पाए जाएंगे? किस अवस्था में पाए जाएंगे? वैसे पाए जाएंगे ना, नीचे से एकदम खराब अवस्था में, तो उनको अलग तो करेंगे ही करेंगे। तो सभी खनिज को अलग तो करना ही करना है, तो क्या हो गए? अयस्क हो गए। लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। आप इस अयस्क को खनिज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अयस्क तो साफ सुथरा हो गया, तो उसको खनिज कहाँ से कहेंगे? लास्ट पॉइंट बताइए। खनिज धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। सही बात। खनिज को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। और ये अयस्क को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, तीनों पॉइंट समझिए। तीन ही पॉइंट आपको पढ़ना है खनिज और अयस्क में अंतर। पहला क्या कि जो पृथ्वी के नीचे धातु जिस अवस्था में मिली उसे क्या कहेंगे? खनिज। धातु से इन सबको अलग कर दिया, ऐसे मिट्टी कंकड़ पत्थर सब हटा दिए, तो क्या हो गया? अयस्क। सभी खनिज अयस्क होते हैं और सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा? खनिज को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता और अयस्क को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अभी सभी लोग इसको लिख लेंगे जल्दी से। फिर नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, भर्जन और निस्तापन में अंतर। भर्जन और निस्तापन में अंतर। पहले क्या खत्म हुआ? धातु अधातु में अंतर। सबको याद हो गया? 6 अंतर लिखवाए हैं। नहीं होगा तो 5 तो कम से कम याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखा है अभी थोड़ी देर पहले? हम खनिज और अयस्क में अंतर। अब आपका क्या गया? भर्जन और निस्तापन में अंतर। ये तीनों अंतर इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इसमें भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या होता है। भर्जन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। ये आपका क्या है? अयस्क। वायु की उपस्थिति मतलब ये हो गया O2। देखिए यहाँ लिखा है ना सांद्रित अयस्क, ये है आपका अयस्क, सांद्रित अयस्क। वायु की उपस्थिति का मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन। वायु में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। क्या करना पड़ रहा है? गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप। ताप मतलब होता है गर्म करना, तो ये गर्म करने का साइन है। ये जो डेल्टा ऐसे बना है ना, इसे कहते हैं गर्म करना। यहाँ पे बना लो गर्म करना। गर्म करते हैं क्या मिलता है आपको? देखिए किसमें परिवर्तित हुआ? ऑक्साइड में परिवर्तन। ये क्या बना? ऑक्साइड ही तो है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। सही है? ये क्या है? ये क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड। किसी को इसमें कंफ्यूजन है क्या?
नो सर। CO2 क्या होता था? कार्बन डाइऑक्साइड। Yes, sir. ये SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? ऑक्सीजन, या फिर लिख सकते हैं वायु। ये क्या है? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फेट नहीं लिख सकते हैं, सल्फाइड लिखेंगे। जिंक सल्फाइड। क्यों? क्योंकि सल्फेट तो SO4 होता है। ये क्या? फिर निस्तापन आएगा। निस्तापन में क्या है आपका? ध्यान से देखिएगा। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ पर क्या था? उपस्थिति में। यहाँ पर बस इतना सा चेंज है, अनुपस्थिति में, बाकी सब कुछ सेम है। अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निस्तापन कहलाता है। यहाँ पर वायु की उपस्थिति था तो O2 जुड़ा था, यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति है तो O कहाँ आएगा? ऑक्सीजन थोड़ी जुड़ेगा तब। ये हो गया आपका क्या? सांद्रित अयस्क। इसका नाम क्या होगा? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट। ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। जिंकेट भी सही है लेकिन जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। बताइए इसमें किसी कंफ्यूजन है? इस बात में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यहाँ पर देखिए वायु की उपस्थिति था तब यहाँ O2 जुड़ा, यहाँ पर वायु अनुपस्थित है तो O2 यहाँ पर नहीं जुड़ा, इसीलिए डायरेक्ट इसको हल कर दिया गया। क्या आ गया? जिंक ऑक्साइड आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या था? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया? लिखिए फटाक से। चलिए, सबको याद हो गया? यस सर। फिर से देख लीजिए एक बार। भर्जन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। ये आपका Z10S प्लस O2 इज इक्वल टू Z10O प्लस SO2 सबका नाम लिखा हुआ है, आप नाम अपने से भी लिख सकते हैं। निस्तापन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निस्तापन कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या है? Z10CO3 यानी जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं क्या मिलता है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। चलिए लिखिए फटाक से। आप सबका जो अगला हेडिंग है वो क्या है? सक्रियता श्रेणी। इस चैप्टर में आप सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा तो इसी चैप्टर में मिलता है। धातु धातु में अंतर, खनिज अयस्क में अंतर, भर्जन निस्तापन में अंतर, फिर उसके बाद क्या आ गया? सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी क्या होता है? ये आपके अंदर एक श्रेणी लिखा हुआ है क्या? याद देखिए, आपके सामने एक श्रेणी लिखा है। ये क्या है? पोटेशियम, बोरान, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ये एक श्रेणी बना है क्या? ऐसे लाइन से देखिए ध्यान से, ये लाइन से श्रेणी बनी है क्या? हम लोग सक्रियता श्रेणी में क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्या लिखेंगे कि धातुओं को, देखिए अपने से बनाया जा रहा है, धातुओं को अपने से बनाते हैं, धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार, सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी का निर्माण होता है। एक श्रेणी का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया कि धातुओं को उनकी सक्रियता या फिर क्रियाशीलता, दोनों सही है। आप सक्रियता कहिए या फिर क्रियाशीलता भी कर सकते हैं। मतलब इसका क्या होता है? शीलता। इसका मतलब होता है शीलता, ऐसे रहेगा। क्रियाशीलता का मतलब होता है, सक्रियता मतलब कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन ज्यादा सक्रिय है। क्रियाशीलता का मतलब कौन ज्यादा कार्य कर सकता है, जो ज्यादा एक्टिव होगा वही तो ज्यादा कार्य करेगा। तो ये हुआ सक्रियता और क्रियाशीलता, दोनों एक ही चीज होती है।
क्या हुआ कि धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखने पर या फिर व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी बन गई। उनको अगर एक ऐसे व्यवस्थित कर दिया, देखो एक व्यवस्थित किए हैं, एक श्रेणी बनी सबको, तो इसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। अब इस श्रेणी में आपको खोजना है सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे कम सक्रिय। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से समझिए लिखा है घटते हुए क्रम में। घटने का मतलब कि ये क्या ऐसा होगा? सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम, क्योंकि अब इससे कम होगा, इससे कम सक्रिय, इससे कम ये, 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 ऐसे से कम होता जाएगा, इससे कम 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 कम। सबसे कम कौन? सबसे कम कौन? इसका क्या नाम है? ये है सोना, सबसे कम सक्रिय। क्या है? AU, सोना। सोना यानी गोल्ड, देखना है कहाँ है? AgAu, ये सिल्वर और ये गोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया सक्रियता श्रेणी। अब आपका एक टॉपिक और बचा है बस केवल, संक्षारण। उसको भी खत्म कर देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी का एक और नाम है, इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसका ये एक और नाम है। मान लीजिए आपसे पेपर में आ गया विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में लिखिए, तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी भी यही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये आपके सामने श्रेणी है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु होता है, जैसे आपने लोहे पे जंग लगना देखा है। हाँ, उसमें क्या होता है? धातु है लोहा, वो ऑक्सीजन और नमी यानी पानी पड़ जाता है तभी तो लगता है उसमें जंग। नमी यानी ऑक्सीजन पाया हवा और नमी पाया पानी, तो क्या हो गया? उसमें जंग लग गई, वो नष्ट हो गया। तो क्या लिखेंगे इसमें कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु नमी अथवा वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। बताइए क्या लिखाए हैं? बोलिए टॉपिक। धातुएं ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रसायनों से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। धातुएं नमी तथा वायु मतलब ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर धीरे लोहा बर्बाद हो जाता है, लोहे पर जंग लगना। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है परीक्षा में, आप एकदम तैयार रहिए परीक्षा के लिए। सब कुछ रेडी हो रहा है। देखिए आप 3 दिन के अंदर में इतना सारा टॉपिक तैयार हो गया। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट होगा हर एक टॉपिक हम लिखवा देंगे। आप इसके लिए आप परेशान मत होइए क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। परीक्षा से एक दिन पहले आप देखिएगा सब कुछ कवर हो चुका रहेगा। तब तक आप जितना हम लिखाते हैं उतना रोज डेली कंप्लीट कर लीजिए। बस संक्षारण हो गया। एक हेडिंग इसमें और लिख सकते हैं, क्या? संक्षारण से बचाव। संक्षारण से बचाव। जैसे अगर लोहे पे जंग लग गया तो उसको कैसे बचा सकते हैं? लोहे पे जंग लगने से 2-3 तो बचाव लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? पहला पेंट कर दे, पेंट करके, दूसरा ग्रीस या तेल लगाकर। हाँ, ग्रीस या तेल लगाकर। और कोई? धातुओं को मिश्र धातु बनाकर। हाँ, धातु को मिश्र धातु बनाकर। ये किसको पचा? धातु को मिश्र धातु बनाकर।
किसको किसको ये बात पच गई? नो सर। नहीं पची? धातु को मिश्र धातु बनाकर, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके सामने है स्टील। स्टील आपका लोहा है, उसमें जिंक मिला दिया गया। जिंक मिलाने से क्या बना दिया गया? स्टील। पहले लोहा था, लोहा में ही जिंक मिलाया गया तो क्या बन गया? स्टील। अब स्टील पे देखिए जंग लगती है जल्दी? नहीं लगती है। जब कभी कभी कहीं कहीं लोहा ही दिखता रहता है तो वहां जंग लग जाती है, नहीं तो पूरा स्टील अगर बन गया है, वो मिश्र धातु बन गई है ना, इसलिए उसमें क्या होता है? जंग नहीं लगता। और सर सिल्वर? सिल्वर क्या होता है? सिल्वर तो अलग धातु है एक। देखिए संक्षारण से बचाव क्या हो जाएगा? पेंट कर दे या तो फिर ग्रीस या तेल लगा दे। मशीन में पेंट होता है क्या? मशीन में ग्रीस या तेल ही लगाया जाता है। और जैसे घर और में जो लोहा उपयोग होता है उस पर क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। धातु को मिश्र धातु बना दिया जाए तो भी ये इसका उपाय हो सकता है, संक्षारण से बचाव हो सकता है। आज क्या क्या पढ़ लिए सब लोग? धातु धातु, धातु धातु में अंतर, खनिज और अयस्क में अंतर, भर्जन और निस्तापन में अंतर, उसके बाद सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके बाद आपका संक्षारण, संक्षारण से बचाव। इतने टॉपिक आप एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आएगा तो यहीं से आएगा। इस चैप्टर से भी अगर इंपॉर्टेंट खोजना हो, इतने में भी इंपॉर्टेंट खोजना हो तो आपको दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगी। संक्षारण 1 नंबर में आ सकता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी 2 नंबर में आ सकता है, धातु अधातु आपका 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आज की क्लास को इसी पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं सबको क्लास समझ में आई होगी। कोई दिक्कत कोई डाउट होगा कल की क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा।